सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेनेगेड इमॉर्टल वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोगों को बताया जा रहा है कि वायलिन ने फाइनली जितने भी रिलेशन से पूरे सुजाको प्लांट के ऊपर में उन सभी को टाटा गुड बाय अब हमेशा के लिए बोल दिया है। मतलब अभी फिलहाल वो पूरे प्लांट को छोड़ के नहीं जाता, लेकिन स्टिल उसके जितने भी जान पहचान वाले थे उन सभी लोगों से एक बार लास्ट बार वो मिलकर जरूर जाएगा, जिस वजह से वो जो मुलाकात है आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से टू सेन सीधा चढ़ पड़ा था वायलिन के ऊपर में कि वो उसे जान से मार ही देगा, लेकिन तभी वहाँ पे कल्टीवेशन अलायंस के मैसेंजर मोजी अचानक से अपीयर होते हैं, जिनकी कल्टीवेशन हम लोग को ऑलमोस्ट एक्सीडेंट के पार नजर आती है। एग्जैक्टली नहीं बताया गया, लेकिन स्टिल हम लोग उसको यिन यान कल्टीवेशन स्टेज में मान सकते हैं। मतलब एक ट्रांजिशनल रिम जिसके बाद वो लोग आसानी से निर्वाणा शैटरिंग के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो फिलहाल उसकी कल्टीवेशन उतनी ज़्यादा थी जिस वजह से उसने आसानी से वहाँ पे टूसन का वो जो इल्यूजनरी फिगर था उसे हरा दिया। हराने के बाद वालिन के रिकमेंडेशन के अंडर उसने ज़ाओ वुताई को न्यू सुजाको बना दिया, यानी कि अब पूरे प्लैनेट का 15 सुजाको हम लोग का ज़ाओ वुताई नजर आता है। वालिन ने यहाँ पे काफ़ी चालाकी से ज़ाओ वुताई को सुजाको बना दिया, क्योंकि उस दौरान उसके नज़र में जी शिन भी था। लेकिन वालिन यहाँ पे ज़ाओ वुताई को इसलिए रिकमेंड करता है क्योंकि उसके साथ में उसकी दोस्ती अच्छी है, एंड इन फ्यूचर चल के कभी भी अगर वो प्लैनेट को छोड़ के चला जाएगा तो ज़ाओ वुताई प्लैनेट सुजाको के ऊपर वालिन के जितने भी दोस्त और बंधु वगैरह उन सभी का ध्यान रख सकता है, जिस वजह से उसने यहाँ पे ज़ाओ वुताई पर ट्रस्ट दिखाया और उसे न्यू सुजाको बनवा देता है। इसके बाद ही वहाँ पे सभी लोग जब चले गए तो वहाँ पर मोजी कहता है कि मैंने सुना कि तुम प्लैनेट छोड़ के जाने वाले हो, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ इकट्ठा छोड़ दें। तो इस बात को सुनकर वहाँ पे वालिन कहता है कि फिलहाल मैं इस प्लैनेट को छोड़ के नहीं जा सकता। तो यहाँ पर उसने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बल्कि वालिन के इस डिसीजन का उसने सम्मान किया। जिसके बाद वो वहाँ पे कहता है तो इनफैक्ट हम लोग इस सुजाको टॉम को साथ में तो छोड़ सकते हैं। तो वहाँ पे वालिन ने कहा कि अभी फिलहाल एक काम जो है वो सुजाको टॉम के अंदर में बाकी है, जिसे निपटाने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जिस बात को सुनकर वहाँ पे मोजी ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बल्कि उसे एक जेट टाइप का चीज़ दिया और उसके ऊपर में कुछ फॉर्मेशन को क्रिएट किया और कहता है कि इसके ऊपर में तुम जैसे सेलेस्टियल एनर्जी को अपनी रिलीज करोगे तो तुम आसानी से सुजाको टॉम से बाहर आ जाओगे। एंड ऐसा कहते ही वो जगह को छोड़ के चला जाता है। इसके बाद वालिन कहीं और नहीं बल्कि शू लीगू की तरफ में जाता है, क्योंकि उसे भी बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब वो वहाँ पर जाता तो हम लोग को सीन चेंज होता हुआ नजर आया, एंड वहाँ पर क्या होता हम लोग को बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। इसी दौरान हम लोग को पता चलता है कि वालिन के पास में वो जो चारों सोल्स जो कि ल्यूमे के पीछे पड़े हुए थे वो सभी के सभी वापस आ गए, लेकिन उन चारों में एक गायब था। मतलब ल्यूमे ने एक सोल को वहाँ पे मार दिया। इसका मतलब वालिन समझ जाता है कि इस लड़की को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसके पास कुछ तो बात होगी। जिसके बाद वालिन शू लीगू को ढूंढने के अंदर में चला जाता है। इसी दौरान दूर हम लोग को वॉइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की इस प्लान को छोड़कर जा रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ल्यू में थी, और वो काफी ज्यादा यहाँ पे वालिन को कोस रही थी, सिर्फ इस बात के लिए कि उसने चारों के चारों सोल्स को उसके पीछे लगा दिया। और इन दोनों के बीच का वो जो नोक झोंक है तुम्हें पता ही है। इसके बाद ही यहाँ पे ल्यू में कहती है कि अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तब वालिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो यहाँ पे थैंक्स कर रही थी ज़ूकुजी को, क्योंकि उसने वो फोर्थ सोल यहाँ पे ल्यूमे को दे दिया था, जिसकी मदद से वो उन 4 प्राइमरी सोल्स में से एक को हरा पाती है। वरना शायद से ये चारों प्राइमरी सोल्स उसके साथ में कर देते वो 5 सम वाला सीन। सॉरी, वापस से टॉपिक पर आते हैं। इसी के साथ साथ वॉइड के अंदर में एक और लड़की नजर आती है जो कि इस प्लैनेट को छोड़कर जा रही थी, एंड शी वाज नन अदर देन जी शिन। इन दोनों के जाने के बाद ही हम लोग को वापस से सीन दिखाया जाता है चू डायनेस्टी का, एंड इस दौरान तक 1 साल बीत चुका था। चू डायनेस्टी के अंदर क्लाउड स्काई सेट के अंदर में जहाँ पर ली मुवन हमेशा बैठकर वालिन का इंतजार करती थी, वहाँ पर एक कल्टीवेटर बैठा हुआ था जिसके बाल काले और घने थे, और वो काफी ज्यादा अलग टाइप का एक ऑरा रिलीज कर रहा था। जैसे कोई भी कल्टीवेटर एक बार मिल ले तो वो कभी भी उसे भूल नहीं सकता। इसी दौरान बाहर की तरफ में खिड़की से बाहर एक सीन दिखाया था, जहाँ पर एक पेड़ के नीचे एक लिटिल व्हाइट टाइगर आराम से धूप सेक रहा है, और उसके बगल में एक लड़की बैठ के वहाँ पे कल्टीवेट कर रही थी। इसी दौरान हम लोग को पता चलता है कि ये जो कल्टीवेटर अंदर बैठा हुआ है काले घले बालों के साथ में, वो कोई और नहीं बल्कि हम लोग का वालिन था। और वालिन के काले बाल मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आते। वो वाइट एयर में जितना टेरिबल दिखता है उतना समझ सकते हो ना। इसी दौरान वहाँ पे वो जो कल्टीवेटर बाहर में बैठ के कल्टीवेट कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि हम लोग की जोरू थी। जोरू अब बड़ी हो चुकी है 20 साल की। पूरे के पूरे प्लैनेट सुजाको ऊपर में क्या हुआ उस बारे में जोरू को शायद से नहीं पता होगा, क्योंकि इन सभी सीन्स के दौरान वो पगोडा के अंदर थी और वहाँ पे खाने पीने की सभी व्यवस्था थी, जिस वजह से वो बाहर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है। लेकिन बाहर आने के बाद उसने वालिन से फोर्स किया कि उसे कल्टीवेशन सीखना है, जिसके बाद वालिन ने उसे की कंडेंसेशन में जाने का तरीका बता दिया था। वालिन इसके बाद बाहर की तरफ निकल के जाके जोरू से मिलता है, तो जोरू यहाँ पे बताती है कि अंकल मैं फाइनली की कंडेंसेशन रिम में पहुँच चुकी हूँ। इसके बाद वो बताती है कि मैं और भी कल्टीवेट करके आगे आपके जितना पावरफुल बनना चाहती हूँ। लेकिन वालिन इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता,
क्योंकि वो जब जब जोरू को देखता है तब तब उसे ली मुआन की याद आती है। और यहाँ पर जोरू को ली मुआन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि जो भी मेमोरीज थी उन सभी को मार्लिन ने इरेज कर दिया। इसी दौरान उन लोगों के बीच जब बातचीत हो रही थी तब हमें पता चलता है कि मार्लिन की जो उम्र है वो अभी फिलहाल 600 साल बीत चुकी है। तो इस चीज को सुनकर वहाँ पे जोरू कहती है कि आप ज्यादा ओल्ड नहीं हो, बल्कि एक्चुअली में अभी भी काफी यंग लगते हो। कल ही मुझे मेरा एक दोस्त मिला था, उसने मुझे बताया कि आप अभी भी कितने जवान दिखते हैं, कि आप मेरे बड़े भैया जैसे दिख रहे हो। इस बातों को सुनकर वहाँ पे वालिद ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ में कल्टीवेट करने के लिए कल कोई और नहीं था, क्योंकि वो सारा दिन कल यहीं पर कल्टीवेट कर रही थी। लेकिन उसे पता था कि ये सिर्फ उसको कंफर्ट करने के लिए कह रही है। जिसके बाद यहाँ पर वाली ने जोरू से पूछा कि क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स के रिगार्डिंग कुछ भी याद है। तो वहाँ पर जोरू रिप्लाई करते हैं कि कुछ उतना याद नहीं आता, बस कुछ ब्लरी ब्लरी विजन्स हमें नजर आते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ पे वालिन ने कहा कि क्या तुम अपने पेरेंट्स के साथ में मिलना चाहोगी। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे जोरू थोड़ी सी इमोशनल हो गई। एंड इसी दौरान वहाँ पे वालिन ने एक बादल को अपने सामने बुला लिया। जिसके बाद वो दोनों उसके ऊपर में चढ़ के वहाँ पर उड़ना शुरू कर देते हैं। एंड उड़ते हुए वो लोग पहुँच जाते हैं किसी और जगह पे। जब वो दोनों जा रहे थे तो मैंने एक सीन यहाँ पे मिस कर दिया कि वालिन जब उस रूम के अंदर में बैठा हुआ था तब वो कल्टीवेट कर रहा था। एंड उसी दौरान वहाँ पे उसे एक तेज एरोगेंट आवाज़ सुनाई देती है। एंड वो वहाँ पे कहता है कि मुझे बार बार ऐसे छोटे मोटे हथकंडों के लिए कभी भी मत बुलाया करो। मैं अभी फिलहाल एक जगह का राजा बन चुका और मैं वहाँ पे मज़े लूट रहा हूँ। तो दोबारा मुझे इन छोटे मोटे कामों के लिए मत बुलाना। और ये जो एरोगेंट आवाज़ थी वो किसी और की नहीं, बल्कि सीतू नान की थी। और इसी आवाज़ को सुनने के बाद ही वालिन बाहर आता है। एंड जोरू के साथ में ये सभी सीन वगैरह हुए। जब वो दोनों उड़ना शुरू करते तब वो लिटिल वाइट भी उनके पीछे में उड़कर जाना शुरू कर दिया। उसकी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं थी, बट स्टिल वो जैसे तैसे करके उसके साथ में मैनेज कर पा रहा था। जब वो दोनों उड़कर जा रहे थे तब वहाँ पे जोरू पूछती है क्या आपने मेरे पेरेंट्स के बारे में ढूंढ लिया। तो वहाँ पे वालिन बताता है कि हाँ मैंने ढूंढ लिया है। जिसके बाद वो सभी लोग पहुंच जाते हैं एक विलेज के पास में, जो कि फिनिक्स सिटी के किसी एक छोटे से गांव में था। जब यहाँ पे काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ फोर्सेकन मॉडल क्लैन के साथ, तो यहाँ पे इन सभी मॉडल्स को इस तरफ में हटना पड़ गया, क्योंकि इधर में लड़ाई झगड़ा कम हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है एक छोटे से गांव का, जहाँ पर एक हल्की सी बूढ़ी औरत, ज़्यादा बूढ़ी नहीं बट थोड़ी बूढ़ी हो चुकी थी, वो औरत बैठ के वहाँ पे खाना पका रही थी। अभी इसी दौरान वहाँ पे उसे एक साइड वाले रूम से आवाज़ आती है। तो वो उठकर वहाँ पर जाती है, और वो जैसे ही जाती है तो वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी उस बेड के ऊपर में लेटा हुआ था, और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आ रहा था। और ये जो बूढ़ा औरत और आदमी नज़र आ रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि जोरू के पेरेंट्स है। उसके पिता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी माता भी ज़्यादा कुछ सही नहीं रहती। लेकिन इसी दौरान उसके पिता जैसे उठने का ट्राई कर रहे थे, तो वहाँ पर उसकी मॉम ने उसका हेल्प किया उसके उठने में। एंड इसी दौरान उसके फादर वहाँ पे बताते हैं कि मैंने सपने में देखा कि हमारी बेटी वापस आ चुकी है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बेटी जल्द से जल्द वापस आ जाए। एंड इस दौरान तक कि ये दोनों अपने उस डिसीजन पे पछता रहे थे जो कि इन्होंने 20 सालों पहले लिया था। अपने हस्बैंड की इन बातों को सुन के वहाँ पे जोरू की मॉम बोलती है कि जरूर हमारी बेटी एक दिन जरूर वापस आएगी ही। एंड इसी दौरान वहाँ पे वो कुछ कहने जा रहा था, तभी सडनली उसे गेट के पास में कुछ नजर आ रहा है, वो वहीं पे रुक जाता है। और जैसे ही वो और पीछे की तरफ मुड़ती है तो उसे नजर आती है एक छोटी लड़की, मतलब 20 साल की लड़की, जो कि गेट पर खड़ी थी। उसकी आंखों से काफी ज्यादा आंसू वहां पे बाहर आ रहे थे। एंड इस दौरान तक यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल ठंडे पड़ गए। एक ही नज़र में वो लोग पहचान लेते हैं कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी जो रू है। इस दौरान वाली उनके सामने नहीं आया था, बल्कि वो उसी विलेज के बाहर की तरफ, मतलब उसके घर के पास में एक जगह पे खड़ा था। तभी यहाँ पर जैसे ही उन सभी का यूनाइट होता है, तो उसी दौरान वालिन ने अपनी बॉडी से थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जीज को बाहर की तरफ ट्रांसफर किया, जो कि सीधा जाके उसके मॉम और डैड के अंदर एंटर कर जाता है। जिसके बाद उनकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गई। मतलब जो भी बीमारी वगैरह थे, बुढ़ापा वगैरह था, वो सभी चीज़ें एक ही झटके में गायब हो जाती है। और जब इन लोगों का रीयूनाइट वहाँ पे हो रहा था, तब वहाँ पर वालिन की आंखों में हम लोग को हल्का सा रिग्रेट टाइप का कुछ एक्सप्रेशन नजर आता है, कि इतने 20 सालों के बीच में यहाँ पर सिर्फ उसके मॉम डैड की ही गलती नहीं है, बल्कि उसकी भी थोड़ी गलती है, कि उसने खुद के एक लालच के लिए वहाँ पे एक छोटी बच्ची को अपने माता पिता से इतने सालों तक अलग रखा। लेकिन अब फाइनली उस चीज़ का पश्चाताप करने का समय आ चुका है। इसी दौरान जैसे ही उसके माता पिता के साथ में जोरू की बातचीत हो रही थी, तब वहाँ पे वालिन के बारे में वो कुछ कहने जाती है, और वो समझ चुकी थी कि वालिन ने उसे लास्ट बार बताया था कि जब वो इस प्लैनेट को छोड़कर जाएगा, तब वो उसके माता पिता के साथ में उसे मिला देगा। और यहाँ पे जोरू इस चीज़ को जब तक रियलाइज करती है, तब तक वालिन उस जगह को छोड़ के जा चुका था। वहाँ पे जोरू कहती है कि मैं जल्द से जल्द कल्टीवेट करूंगी, और एक दिन इस प्लैनेट को छोड़कर आपको ढूंढने जरूर आऊंगी, और मैं आशा करती हूँ कि मैं आपसे जल्द से जल्द मिलूं। पता नहीं अंकल मैं आपसे कब मिलूंगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलूंगी।
और ऐसा कहते ही वालिन उस जगह को छोड़कर जा चुका था। इसी दौरान लिटिल वाइट भी वहाँ पर आ चुका था, लेकिन लिटिल वाइट समझ जाता है कि ज़ोरू के साथ में फ़िलहाल वो नहीं रह सकता, जिस वजह से वो वहाँ पे एक तेज़ दहाड़ मार के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वालिन जाता है सुज़ाकू प्लांट के बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट की तरफ में। वहाँ पर एक फ़ील्ड जहाँ पर पहले सुयु सेट हुआ करता था, वहाँ पर वो देखता है कि काफ़ी तेज़ एकदम चिल्ड हवा बह रही है, जहाँ पे कोई भी नॉर्मल मॉर्टल या फिर कोई भी आम कल्टीवेटर सर्वाइव नहीं कर सकता। वहाँ पर एक फ़ील्ड के अंदर में कई सारे वहाँ पे रोज़ेज़ थे, लेकिन उन रोज़ेज़ का कलर एक्चुअली में रेड नहीं बल्कि व्हाइट था। मानो सभी के सभी बिल्कुल फीके-फीके महसूस कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान उनके बीच एक ऐसा रोज़ था जिसका कलर सबसे अलग था, एंड ये रोज़ कोई और नहीं बल्कि ब्लू कलर का था। एक कल्टीवेटर उसके पास में पहुँचता है, और मैं ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगा, बल्कि ये वायलिन था। वायलिन वहाँ पे जाता है और उस रोज़ के सामने में बैठ जाता है, एंड बैठकर थोड़ी देर तक उसे घूरता है। घूरने के बाद ही उसने अपने हल्के हाथों से उसे वहाँ पे तोड़ लिया। तोड़ते ही वहाँ पे जितने भी व्हाइट रोज़ेज़ थे, सब के सभी एक ही पल में मुरझा जाते हैं। ऐसा मानो कि वो सभी के सभी रोज़ेज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ उस ब्लू रोज़ को वहाँ पे कंपनी करने के लिए ज़िंदा थे। उनके मरने के बाद उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, और वो सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं। उनके मुरझाने के बाद वहाँ से वाली निकल चुका था, और वो पहुँच जाता है एक और डायनेस्टी के पास में, जो कि था ज़ोउ डायनेस्टी। ज़ोउ डायनेस्टी के अंदर में ही वालिन का एंसेस्ट्रल हाउस है, और वो वहाँ पे पहुँच जाता है। उसके अंदर एक टेम्पल था, और उस टेम्पल के सामने जाकर वालिन खड़ा हो गया। तकरीबन वो 1 दिन और 1 रात के लिए खड़ा था, तो इस दौरान तक वहाँ पे कोई भी नहीं आता। इसी दौरान वालिन वहाँ पे तकरीबन 3 दिन और 3 रात तक इसी तरीके से खड़ा रहा, और वहाँ पे बिल्कुल भी हिलता नहीं है। और वो जिसके सामने खड़ा था वो कुछ और नहीं, बल्कि उसके माता-पिता का वो ताबूत टाइप का होता है ना, मतलब एक समाधि टाइप का था, उस तरीके का उसके सामने वो खड़ा था। 3 दिनों के बाद शायद से सभी लोगों को पता चल चुका था कि वांगलिन यहाँ पर है, और उस टेम्पल के सामने में तकरीबन 600 से 700 आदमी वहाँ पे खड़े थे, जो कि सभी के सभी वांग फैमिली के ही थे। इसी दौरान उनके बीच में एक और बूढ़ा आदमी आता है, जो कि था वांग ज़ाओ, और वांग ज़ाओ उसका एक एल्डर ब्रदर टाइप का है, तुम लोग को पता होगा, और उसका भी उम्र तकरीबन 600 साल बीत चुका था। वो अपनी सिटी में आराम से बैठा हुआ था, तभी सडनली उसे अचानक से महसूस होता है कि किसी ने उसे पुकारा है, और वो जैसे ही वांग फैमिली के पास में आता है, तो वो वार्लिंग के अपीयरेंस को महसूस कर पाता है, जिसके बाद वो समझ गया कि ये पुकार किसी और की नहीं बल्कि वार्लिंग की थी। इसी दौरान वार्लिन अपने माता-पिता के सामने आखिरी बार घुटने टेक कर उन्हें प्रणाम करता है, जिसके बाद वो टेम्पल से जैसे ही बाहर आया, तो वांग ज़ाओ वहाँ पे चिल्लाकर कहता है कि सभी के सभी डिसेंडेंट्स इनके सामने झुको, और वो बताता है कि हमारे ये एंसेस्टर कितने ज़्यादा पावरफुल है। इन्होंने 600 सालों से कल्टीवेट किया, पूरे सुजाको टॉम के अंदर में डोमिनेट किया, क्यान-फान, लियू में और रेड बटरफ्लाई जैसे पावरफुल कल्टीवेटर्स को हराया। इन्हीं का नाम संग न्यू है, दांग न्यू है, और भी कई सारे इन्फॉर्मेशंस बताई, जिसके बाद वो सभी उनके सामने में घुटने टेक देते हैं। यहाँ पर वांग ली ने सबको कुछ ज़्यादा नहीं कहा, लेकिन इसके बाद जैसे ही वो सभी लोग खड़े हुए, तो वहाँ पर वांग ज़ाओ के साथ में उसकी बातचीत होती है, और वहाँ पर उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक लाइन कहा कि वांग ज़ाओ, मेरे जाने के बाद पूरी वांग फैमिली की जो ज़िम्मेदारी है वो तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। और ऐसा कहते ही वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। इस दौरान तक वो सभी जो वहाँ पे डिसेंडेंट्स हैं, उन लोगों ने फिर से एक बार घुटने के बल आकर उन्हें प्रणाम किया, और इस दौरान तक वालिन वहाँ से जा चुका था। और वांग ज़ाओ कहता है, आपके जाने के बाद मैं यहाँ पर पूरी तरीके से वांग फैमिली का ख्याल रखूँगा। और इसी दौरान हमें पता चलता है सेतुनान के बारे में। सेतुनान एक फीनिक्स कंट्री के पास में जाकर एक छोटा-सा, मतलब एक राज्य था, उसके अंदर में वो वहाँ पे राजा बन गया। क्योंकि ऑफ कोर्स एसिडेंट लेवल का कल्टीवेटर, और शायद से उससे पावरफुल एसिडेंट कोई भी नहीं है प्लैनेट के ऊपर में। तो जिस वजह से उसने गया वहाँ के राजा को बोला, राजा ने उसे एक ही बार में राजा बना दिया, एंड राजा बनाने के बाद वो क्या करेगा? हाँ, वही कांड कर रहा था। वो औरतों के साथ में मज़े लूट रहा था वहाँ पर, और एक बच्चा बड़ी औरतों के साथ में मज़े लूटे, थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उम्र भले ही उसकी कम दिख रही हो, लेकिन है तो ज़्यादा उसका, जो भी था। तो वो उसके साथ में मज़े लूटते हुए कहता है कि ब्यूटीज़ एंड माय लेडीज़, मैं तुम लोगों के लिए कुछ ऐसी पिल्स को बना दूँगा कि तुम लोग तकरीबन 30 से 40 सालों तक बिल्कुल जवान, गोरे, चिट्टे, हट्टे-कट्टे दिखोगे। तो हम लोग सभी मिलके 20-30 सालों तक मज़े लूट सकते हैं। भाई ठरक अलग लेवल है, सच में कुछ कहने लायक नहीं है सुतुनदान के बारे में। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर में लौंडा हमारा ऑफ कोर्स प्लैनेट छोड़ देगा। तो बाय-बाय। जब वायलिन अपने रूम के अंदर में बैठा हुआ था, तब अचानक से वो सेलेस्टियल स्वॉर्ड, जिसके अंदर में शू लीगू हम लोगों का सोल है, वो वहाँ पे बाहर आता है, और उसके पास-पास में मंडराता हुआ एक और स्वॉर्ड वहाँ पे बाहर आता है, जो कि था मून ब्लेड स्वॉर्ड। वायलिन को नहीं पता है कि शू लीगू के साथ में इसका क्या रिलेशन है और उनके बीच में क्या हुआ, लेकिन जब वायलिन ने शू लीगू को वहाँ से लेकर आया, तब मून ब्लेड उसका पीछा करने लगा, उसके साथ में चला आता है। अभी भी वो मून ब्लेड को पूरी तरीके से नहीं कंट्रोल कर सकता, क्योंकि उसके अंदर एक अलग टाइप का ही सोल है, जो कि इसे क्रिएट करता है, और वायलिन उसको अभी तक नहीं समझ पाया। लेकिन शू लीगुओ की मदद से वो आराम से मून ब्लेड को कंट्रोल कर पाता है। बाय चांस अगर कभी भी शू लीगुओ के ऊपर में कोई भी हमला होता है, तो मून ब्लेड अपने आप ही वहाँ पे रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और शू लीगुओ को प्रोटेक्ट करके रखता है। शू लीगुओ जब वहाँ पे अपीयर हुआ, तब उसने कहा कि ब्रदर, मैंने इस छोटे लड़के को भी अपने साथ में कर लिया है। जिसे कहने के बाद ही उस स्वॉर्ड के अंदर से थोड़ी सी ब्लैक फॉल्स अपीयर होने लगती है।
तो और उसके अंदर से एक कम उम्र का लड़का वहाँ पर बाहर आता है, जिसने वहाँ पर वालिन को ग्रीट किया शू लीगुओ के कहने पर। जब इन दोनों के बीच में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था, तो वालिन फिलहाल सोच रहा था कि शू लीगुओ की मदद से इन्हें कंट्रोल किया जाएगा, इन फ्यूचर चल के कुछ रास्ता इसका निकाला जाएगा। इसी दौरान वहाँ पे शू लीगुओ परमिशन मांगता है वालिन से कि क्या मैं एक बार बाहर घूम के आ सकता हूँ? तो वालिन ने वहाँ पे बस हल्का सा सर हिला दिया, जिसके बाद वो दोनों स्वॉर्ड बिल्कुल तेजी से उड़ते हुए कहाँ चले गए किसी को भी नहीं पता।